सबको राम राम, सबका स्वागत, सबको नमस्ते भाई। आज जीएनएम पढ़ेंगे और डेट हो गई है 21 जुलाई 2025। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है जीएनएम में स्किन, हेयर एंड नेल्स। और आज पीछे अभी एसबीएस ऑफ द एपिडर्मिस हुआ था, जिसमें कई सारे हेडिंग डिस्कस हुए। अब आज चलेगा एसबीएस ऑफ द डीप एपिडर्मिस, पेज नंबर 276 पे है। इसकी जो फिगर दे रखी है डीप एपिडर्मिस की भी, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की दे रखी है रेड कलर में। इसका मतलब ये है कि जो डीप एपिडर्मिस है अमित भाई, डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर प्रीति जी, इसको डीप एपिडर्मिस को भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही गवर्न कर रहा है। और इसमें पहला हेडिंग है पिगमेंटेशन डिस्टर्बेंसेस, यानी कि विटिलिगो। पिगमेंटेशन डिस्टर्बेंसेस जब हो जाता है तो रिजल्ट निकल के आता है विटिलिगो के रूप में। और कॉन्फ्लिक्ट होगा पिगमेंटेशन डिस्टर्बेंसेस को लेकर के, कॉन्फ्लिक्ट होगा इंटेंस और ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। पीछे तो था एपिडर्मिस पे सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू टच में, लेकिन डीप एपिडर्मिस का कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हैं इंटेंस और ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ वांटिंग नॉट वांटिंग का मसला नहीं है डॉक्टर अमित भाई, यह मसला है ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का या इंटेंस सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का। वेरी पेनफुल, अनजस्ट और अनप्लीजेंट परसीव्ड सेपरेशन। सेपरेशन बहुत ही दर्दनाक हो, किसी का आपसे जुदा होना, अनजस्ट हो, अनप्लीजेंट हो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए वोमेन हैज वाइट पैचेज ऑल ओवर हर बॉडी, she no longer goes out in the sun because when she is not tanned, because when she is not tanned the patches can hardly be seen। एक महिला है, उसको व्हाइट पैचेज हैं ऑल ओवर द बॉडी पर, कह रहे हैं शी नो लॉन्गर गोज आउट इन द सन, वो सनलाइट में नहीं जाना चाहती, बिकॉज व्हेन शी इज नॉट टैंड, TANNED, टैंड। टैंड का मतलब टैनिंग, देखना। हाँ जी, वही वाली टैनिंग है, सन टैनिंग। शी इज नॉट, द पैचेज कैन हार्डली बी सीन, और पैचेज जो है वो हार्डली दिखाई दे सकते हैं। मेलानिन इज लैकिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अच्छा, वो बाहर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि उसकी स्किन टैंड नहीं है, टैनिंग ना है, नहीं है। बाहर जाएगी तो टैनिंग होगी ना बॉस। अच्छा, इसलिए नहीं जाना चाहती है। हाँ, टैनिंग टैनिंग बोले तो सनबर्न, काला, सनबर्न टाइप का। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ, ये मेलानिन पिगमेंट प्रोटेक्ट करता है ना यूवी रेज से, शायद इसलिए। मेलानिन इज लैकिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मेलानिन की लैकिंग है लगभग हर जगह। कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री है इस पेशेंट की कि द पेशेंट इज मैरिड टू ए ड्रग एडिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री में यह पाया कि उस पेशेंट ने किसी ड्रग एडिक्ट से शादी हो गई उसकी। इवन आफ्टर द चिल्ड्रन अराइव ही कैनॉट स्टॉप हिज एडिक्शन। बच्चे होने के बाद भी, बच्चे आने के बाद भी उसने एडिक्शन को नहीं रोक सका, वो एडिक्ट। इन स्पाइट ऑफ मैनी अटेम्प्ट्स द मैन कैन नॉट गेट ए ग्रिप ऑन हिज प्रॉब्लम्स। कई सारे प्रयासों के बाद भी वो व्यक्ति नहीं कर पाया, अपनी इस प्रॉब्लम के ऊपर पकड़ नहीं कर पाया, वो नहीं छोड़ पाया। आफ्टर वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम द पेशेंट फाइनली डिसाइड्स टू सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन। काफी समय इंतजार करने के बाद कि भाई अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब छोड़ दे ड्रग्स को, तो वो नहीं छोड़ पाया, तो पेशेंट ने फाइनली डिसाइड करा अलग होना अपने पति से, बच्चों की खातिर, बच्चों की वजह से, बच्चों के लिए अलग होना डिसाइड कर लिया। शी इज ओवरकम बाय ए फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड इनजस्टिस इन हैविंग टू टेक दिस स्टेप। शी इज ओवरकम बाय ए फीलिंग, अब वो इस फीलिंग की शिकार हो गई
हेल्पलेसनेस की और इनजस्टिस की फीलिंग की शिकार हो गई इस कदम को लेने की वजह से, इसलिए आया उसको ब्रूटल सेपरेशन की वजह से ये पूरी बॉडी पे पैच। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, ए मैरिड वोमन गोज टू ए थेरेपिस्ट बिकॉज ऑफ थ्री वाइट पैचेस ऑन द साइड ऑफ बोथ आर्म्स एंड बोथ लेग्स। एक मैरिड वोमन किसी थेरेपिस्ट के पास गई, उसके तीन वाइट पैचेस थे ऑन द इनसाइड ऑफ बोथ आर्म के इनसाइड और बोथ लेग्स के इनसाइड। When he asked about a separation from her husband, she denies this vigorously. जब उसने पूछा कि आपके हस्बैंड से लगाव हुआ है क्या, अलग हुए हो क्या, तो उसने उसको बड़े विग्रसली डिनाई करा। However, the therapist doesn't give up and ask again whether she had suffered an as unjust perceived separation. विग्रेसली डिनाई करने के बाद भी थेरेपिस्ट ने जो है गिव अप नहीं करा, उसने फिर से पूछा क्या आपको कोई ऐसा अनजस्ट सेपरेशन महसूस हुआ है। शी बिगन्स टू टेल हर स्टोरी। उसने फिर पेशेंट ने अपनी स्टोरी बतानी शुरू करी। क्या बताया, A year ago, she fell in love with a man who lives in another city. एक साल पहले वो किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ गई डॉक्टर से, जो दूसरे शहर में रहता था। The relationship ends because her partner never bothers to come to her. ये रिलेशनशिप का एंड हो गया क्योंकि उसका जो पार्टनर था वो कभी भी नहीं सहन कर पाता था उसका आना। She must always go to him. She must always go to him. मतलब ये था, वो कभी बोधर नहीं करता था, आने का कष्ट नहीं देता था, मतलब वो मिलने नहीं आता था, इसी को मिलने जाना पड़ता था। The relationship ends because her partner never bothers to come her. अच्छा, वो उससे मिलने नहीं आता था, इसी को जाना पड़ता था। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त। तो इज इक्वल टू ब्रूटल अनफेयर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो इस वजह से ये ब्रूटल अनफेयर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की शिकार हो गई। सिंस द टू आर स्टिल एक्सचेंजिंग एसएमएस, द कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एक्टिव। क्योंकि दोनों एसएमएस को एक्सचेंज करते थे, एसएमएस करते रहते थे एक दूसरे के साथ, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव बना रहा। तो ये एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान विटिलिगो रहेगा। जब ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाएगा तो हीलिंग में वहां कलर आ जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं विटिलिगो है तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव है पेशेंट के साथ। टिश्यू यहाँ इन्वॉल्व है एपिडर्मिस, लोवेस्ट लेयर, मिलेनोफोर लेयर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करेगा, एक्टोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव की बात कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं टिश्यू डिग्रेडेशन, ब्रैकेट में अल्सर जिसको नाम देते हैं, कहीं भी टिश्यू का डिग्रेडेशन। टिश्यू डिग्रेडेशन इन द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, डैश लगा कह रहे हैं दिस लेयर कंटेन्स द ब्राउन पिगमेंट मिलेनिन, जिसकी वजह से व्हाइट पैचेस बिकॉज द मिलेनिन इज रिड्यूस। इसकी वजह से व्हाइट पैचेस बन जाते हैं क्योंकि मिलेनिन वहां रिड्यूस हो जाता है। बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है इसका, ऐसा क्यों करती है बॉडी अपने साथ। इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द पर्सन मिस्ड कैन बी परसीव्ड बेटर। क्या बात है, ये तो बैरियर हटा दे रही है। दूरी ना रहे कोई, तुम इतना करीब आ जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, या जैसी फीलिंग है। ये डिग्रेडेशन ऑफ मिलेनिन का यहाँ पर्पज ये है मितपाल भाई कि उसकी सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाए टच को फील करने की, ऑफ द लोएस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस की।
द पर्सन मिस कैन परसीव्ड बेटर, जो पर्सन मिस हो चुका है उसको बेटर तरीके से वो एहसास में ला सके, इसलिए वो वहां पर अपनी सेंसिटिविटी बढ़ा दे रही है मिलेनिन को कम करने के लिए, कम करते बस करने करके। इसको ये कह सकते हैं कि मिलेनिन या बाकी पिगमेंट को हटा के रास्ता और दे रही है कि हाँ अगर इतना सा भी हो तो ये बैरियर हट जाए। हाँ तो मिलेनिन को वहां पर वो एज अ बैरियर फील करती है। हाँ मिलेनिन को ही हटाएगी और कुछ थोड़े हटाएगी। हाँ जी। मिलेनिन को भी बैरियर की तरह फील करती है, ये तो बहुत हाँ मतलब। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रिस्टोरेशन ऑफ द मिलेनोफोर लेयर, हीलिंग में मिलेनोफोर लेयर का रेस्टोरेशन होगा। रिट्रीट द पैचेस यूजुअली स्टार्टिंग एट द एजेस, क्या बात है, पैच का भरना कहां से शुरू होना चाहिए ये भी पता चल गया। रिट्रीट होगा, पैचेस वापस कवर होंगे, और जो स्टार्ट होगा कवर होना ये बाउंड्री से अंदर की तरफ को भरेंगे। कई बार डॉक्टर दीपशिखा पैचेस बीच में आने लगते हैं स्पॉट स्पॉट करके, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी। उसको सही रिकवरी नहीं माना जाता, ये माना जाता कि पैच का साइज घटना चाहिए पेरिफेरी टू सेंटर। हाँ जी। और बड़े सर ने बड़ा अच्छा सा वो दिया था भाव, बड़े सर ने या कोई सर थे, उन्होंने कहा कि पेरिफेरी टू सेंटर नेचुरल तरीका इसलिए है क्योंकि कहीं मान लो कूड़ा है मेज पे, जब आप उसको समाप्त करोगे तब बाहर से अंदर की तरफ को इकट्ठा करते हो, तो इसी तरह से कोई भी लीजन स्किन का पेरिफेरी टू सेंटर जाना चाहिए। मान लो एक्जिमा भी है तो एक्जिमा भी बाहर की तरफ से सूखता हुआ, और जो सेंटर पॉइंट है उसका मान लो वो ऐसे घटना चाहिए। तो ये जो राउंडेड या रिंग वाले लीजन है ये उन सब पे लागू होएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ को लीजन खत्म कम होना चाहिए। कोई लेक्चर था अमित शर्मा को याद आ जाएगा अभी, लीजन, डॉक्टर अमरीश हाँ ने कई बार उनको बताया है बहुत अच्छे हाँ, से। लीजन ऊपर से नीचे की तरफ को सूखना चाहिए, घटना चाहिए बॉडी में, मतलब पैच पैच अपने आप में डॉक्टर श्रे अगर लेग पे है या आर्म पे है तो आप ये देखेंगे ऊपर वाला पार्ट वो होना चाहिए हील पहले नीचे की तरफ, और अगर सर्कल है राउंड है जैसे अमित शर्मा भाव बता रहे हैं अभी, तो वो एजिज से स्टार्ट होगा उसका हील होना। हाँ जी। राइट डायरेक्शन है ये। हाँ सर जी। उसमें ये भी तो है ना, वो रिवर्स ऑफ द, और मतलब डिसीज जैसे हुई है उसके ऑर्डर ऑफ उल्टा, ऑर्डर उसका हाँ उल्टा हो गया ना, हाँ क्योंकि वो, वो सेंटर से ही पेरिफेरी तक जाएगा। हाँ अच्छा ये भी है, चलो लेकिन जो बाद में आया पहले जाएगा है भैया। ज्यादा अच्छा यही है कि इसमें रिवर्सल तो होगा उसका, लेकिन ऊपर से नीचे, और अगर सर्कुलर है और सर्कुलर है तो पेरिफेरी से वो एक जिसको कहते हैं ना टर्म कोलेक्स, COLASCE वाला, हाँ कि वो इस तरह से सिकुड़ते हैं। हाँ वो इस सिकुड़ते तरह से हैं, सिकुड़ते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ को सिकुड़ के तब वो खत्म होते हैं। जो ये हाँ सर्कुलर वाला है ये इनकी हाँ राइट डायरेक्शन है। हाँ हाँ। रिमार्क में कह रहे हैं कंसिडर हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट और साइड, मदर चाइल्ड और पार्टनर वाली, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव, यदि एक्टिव है तो उसे रिजोल्व करने की कोशिश करें। और रेमेडी 285 पे मिलेंगी, इन्होंने 284 लिख रखा। सर इसमें जो किसी पेशेंट को सालों साल विटिलिगो रहता है तो वो सालों साल ही कॉन्फ्लिक्ट फेज में रहता है। बिल्कुल है ना, यही है जो आप कह रहे हैं, अगर किसी को सालों साल तक विटिलिगो बना हुआ है तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व ही नहीं हुआ उसका सालों साल तक, ये तो तय है। स्कारलेट फीवर, हाँ भैया कुछ कह रहे हो, अगला हेडिंग पढ़े। नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको, तो कॉन्फ्लिक्ट से हील होना तो एक ह्यूमन बीइंग की नेचुरल टेंडेंसी है कि उस कॉन्फ्लिक्ट से वो धीरे धीरे निकलेगा ही, क्योंकि वो तो हील होना ही है, हाँ अभी नहीं तो बाद में। लेकिन हाँ क्या
वो कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि वो इतनी ज्यादा हो गई है कि वो हील होने ही चाहती है, कैसे मतलब हाँ, वो तो थोड़ा मेरे अपने को। क्रॉनिक और एक्यूट की थ्योरी यही तो कहती है कि एक्यूट वाला तो रिजोल्व हो जाएगा अपने आप ही लिमिटेड टाइम में, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक है तो वो डेथ के साथ ही जाएगा यदि आपने बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं करा रेमेडी के द्वारा। तो इसलिए तो पवन तो जीएनएम से नेक्स्ट फॉरवर्ड एंड पे है हमारा, एक कदम आगे हमारी होम्योपैथी इसलिए है क्योंकि उनके कहने से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हुआ करते, हेमर साहब के कहने से। क्योंकि जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं इनको बिना मेडिसिनल एड के, बिना प्रॉपर रेमेडी के आप उनके परसेप्शन को दूर कर ही नहीं सकते। अमित शर्मा कुछ कह रहे थे। हाँ, डॉक्टर श्रेय, इसमें बीमारी से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव मतलब मेरी जिसका रह गया उसकी सेंसिटिविटी ही इस लेवल की हार्टेड है और वो सेंसिटिविटी हील ही नहीं हो पा रही है। यहाँ पर विटिलिगो या स्किन की दिक्कत, विटिलिगो की दिक्कत में इसका मतलब वो हाईली सेंसिटिव है, इसी वजह से बार बार हर्ट हो जा रहा है और वो एक्टिव वो मतलब हीलिंग में जा ही नहीं पा रहा। एक तो बार बार हर्ट होने का कारण आ गया, और क्योंकि मेरी दूसरा, सेंसिटिविटी हाँ, वो और है। दूसरा कारण होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से यही तो है कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं, कुछ ऐसे परसेप्शन है डॉक्टर श्रेय कि वो समय के साथ इंसान के बस की बात ही नहीं रहती, वाइटल हो ही फोर्स नहीं के बस की बात ही नहीं रहती कि उनको रिजोल्व करके हीलिंग में ले आए। तो वहां पर क्या चाहिए, वहां एक सिमिलिमम का स्टिमुलस चाहिए। सकता राइट रेमेडी। तो यहाँ वन स्टेप अहेड है होम्योपैथी जीएनएम से। जी बहुत सर। अच्छा है। मेरे पास एक एग्जांपल है ऐसे ही। मेरे पास एक लेडी आई थी विटिलिगो की, उसकी शादी हो गई थी और बच्चा भी था उसको। तो उससे जब हिस्ट्री पूछी थी, बहुत मतलब हमें लगता है कि 1.5-2 महीने के बाद उसने बताया कि शादी से पहले उसका कोई अफेयर रहा होगा। हाँ उसके लिए उसकी फैमिली तैयार नहीं थी करने हाँ के लिए, तो हाँ उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी उस समय। हाँ और उसके बाद से ही तभी इसको आना शुरू हुआ था। और वो एक्चुअली इतनी ज्यादा गोरी थी, जैसे पहला केस था ना कि उसका पता नहीं चलता था बहुत ज्यादा गोरा होने की वजह से विटिलिगो का पैच। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा जब लिप्स के पास होने लगा ना, तब समझ में आना शुरू हुआ। तो बिल्कुल। वो उसमें मतलब यही है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो उस शादी समय के था। बाद भी शादी के बाद भी वो उस कॉन्फ्लिक्ट से सफर कर रही है। हाँ, वो उससे रही और और इवन बच्चा होने के बाद भी मतलब हाँ, वो याद रखा, तभी तो उसका बना हुआ था। अब यहाँ एक राइट होम्योपैथिक मेडिसिन हाँ जी। रेमेडी उसके उस याद को, उसके परसेप्शन को इरेज कर सकती है डॉक्टर श्रेय, उसके साइकी से, उसके वाइटल फोर्स से। यही है होम्योपैथी का कमाल। नेक्स्ट हेडिंग है। मतलब सर अगर वो उसको भूल हाँ भी गया ना, लेकिन उसकी साइकिल ने नहीं भूला वो। हाँ, भूलता कौन है पता है, कौन सा ब्रेन भूलता है, कॉन्शियस ब्रेन भूलता है, सब कॉन्शियस नहीं भूलता किसी चीज को। हाँ जी। कौन सब कॉन्शियस तो उसको कैरी करता है, उसको सफर करता है, उसको ढोता है। ये भूलने की और याद करने की जो आदत है, ये तो कॉन्शियस ब्रेन को है भैया। जी सर। ये है पलटी मार, अनरिलायबल ब्रेन है कॉन्शियस ब्रेन, और सब कॉन्शियस ब्रेन है रिलायबल फ्रेंड। अगर उसने जी। परसेप्शन ले लिया तो वो उसे कैरी करेगा, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, सब में। इसलिए कहते हैं फिजिकल आर मोर ऑथेंटिक देन मेंटल। जी। तो भाई बॉडी झूठ नहीं बोलती, बॉडी आपकी पक्की मित्र है, पक्की रिलायबल है, ये रिलायबल फ्रेंड है हमारा। इसकी इंफॉर्मेशन कभी झूठ नहीं हो सकती। इसलिए बोगर साहब ने या आजकल मलिक सर जो है वो कहते हैं, अभी पिछले हफ्ते में कह रहे थे कि फिजिकल से निकालो और मेंटल से मैच करो। जी। तो मेंटल या कॉन्शियस ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन है ये मोस्ट अनरिलायबल है, ये जान लेना। जी सर। और इसमें बहुत ज्यादा फोकस देने लगते हैं हम लोग कि मेंटल मिला, मेंटल मिला, मेंटल ने ये दिया। नहीं भैया, फिजिकल को अगर मेंटल वो कर रहा है डिफाइन, तो उस मेंटल की वैल्यू तब समझो। अकेले मेंटल पर कभी भी भरोसा मत करो, कभी भी धोखा देके भागेगा ये। स्कारलेट फीवर है हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है स्कारलेट फीवर, एसबीएस ऑफ द डीप एपिडर्मिस का। स्कारलेट फीवर को कह रहे हैं द इलनेस
स्कारलेट फीवर इंक्लूड्स सेवरल सिम्टम्स। ये जो इलनेस स्कारलेट फीवर है इसमें कई सारे सिम्टम्स होते हैं, ईच ऑफ विच मस्ट बी एग्जामिन्ड सेपरेटली, और हर एक सिम्टम को अलग से एग्जामिन करना चाहिए स्कारलेट फीवर के। प्राइमरी सिम्टम में इसमें कह रहे हैं रेस्पिरेटरी टंग। प्राइमरी सिम्टम इसका होता है रेस्पिरेटरी टंग। पेज नंबर 166 पे दे रखी है रेस्पिरेटरी टंग, देख लेते हैं एक बार पीछे को जाके। रेस्पिरेटरी टंग, रेस्पिरेटरी टंग, अच्छा स्कारलेट फीवर वहां भी है पेज नंबर 116 पे, तो इस पे भी रेस्पिरेटरी टंग leading symptom scarlet fever is inflamed red and mucosa of the mouth and tongue, the typical raspberry tongue and inflamed tonsil। हाँ raspberry का जिक्र वहां है, इतना ही इन्होंने रेफरेंस दिया बस। स्कारलेट फिर कह रहे हैं नेक्स्ट दूसरा सिम्टम है इसका स्कारलेटिना रैश। स्कारलेटिना रैश को कह रहे हैं सेम एसबीएस होगा, इंटेंस और ब्रूटल सेपरेशन। रैश है ना, तो इसलिए सेपरेशन का है, इंटेंस और ब्रूटल सेपरेशन। हाँ भैया, रेस्पिरेटरी टंग में भी टंग की देखो, टंग का बेसिक काम दो चीज का हो गया। टंग का काम हो गया पहला, एक तो बोलने में, आर्टिकुलेशन में, और हाँ। दूसरा टेस्ट करने में। टेस्ट हाँ। का मतलब एकदम से मेरे को ये चीज चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, वही पीछे रेस्पिरेटरी टंग का जो दे रखा है कि जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से गुस्सा आ जाता है, एंगर है कि टॉन्सिल भी इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं और साथ में रेडनेस भी है। हाँ हाँ, तो उसको सेपरेशन में लेके मुझे ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? बड़ी अच्छी बात आपने कही, सेपरेशन का यहाँ दायरा बढ़ा दिया अमित शर्मा आपने। सेपरेशन किसी स्वादिष्ट चीज से, सेपरेशन किसी बेहतरीन स्पीच देनी थी आपको, वो नहीं देने दी गई। सेपरेशन के कई आयाम खुल गए यहाँ। हाँ जी, आगे एग्जाम्पल में और पता चलेगा। एग्जाम्पल में कह रहे हैं द ओल्डर ब्रदर ऑफ 4-year-old बॉय हैज ए बर्थडे। ओल्डर ब्रदर ऑफ ए 4-year-old बॉय, 4 साल के बच्चे के बड़े भाई का जन्मदिन था। द फैमिली गोज टू ए टॉय स्टोर एंड द बर्थडे बॉय इज अलाउड टू चूज ए प्रेजेंट। फैमिली गई एक टॉय स्टोर पे। हर्षी मेरे पास बैठी है, हर्षी देख रही है बड़ी बारीकी से इस लाइन को। फैमिली गई टॉय स्टोर पे और वहां उसको बर्थडे बॉय को अलाउ कर दिया कि कोई अच्छा सा प्रेजेंट चुन ले। ही डिसाइड ही वांट टू पेडल कार, उसने एक पेडल कार को चुना। द लिटिल वंस सीज द कार, रन्स टू इट एंड वांट्स टू ड्राइव इट। अब ये जो छोटा बच्चा है ये इसने भी देखी उस कार को और वो उसे चलाना चाहता था, उसे चलाने के लिए दौड़ा। हिज मदर होल्ड हिम बैक, उसकी माँ ने उसे पीछे खींच लिया, रोक लिया। नो, दैट्स फॉर योर ब्रदर बर्थडे, ये आपके भैया का जन्मदिन है, ये आपके लिए नहीं है। ऐसे करके माँ ने खींच लिया उसको। द लिटिल वन बिगिंस टू क्राई, छोटा बच्चा चिल्लाने लगा, रोने लगा। इज इक्वल टू इंटेंस सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम मदर और ब्रदर। यह इंटेंस सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आया माँ को लेकर या भाई को लेकर के। अच्छा, देन ही देन ब्रेक्स आउट इन स्कारलेट फीवर इन द हीलिंग फेज। उसके बाद उसको स्कारलेट फीवर आया हीलिंग फेज में, रेस्टोरेशन ऑफ द एपिडर्मिस। तो उसको रैशेज आए बेसिकली, यहाँ अभी टंग इन्वॉल्व नहीं है दीपशिखा, उसको बॉडी पे जो है रैशेज इसलिए आए। तो कहते हैं ना रेज, बड़े सर बोलते थे ना रेज, रैशेज अगर हैं तो रेज होना चाहिए पीछे। तो उसे गुस्सा, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट और गुस्सा इंटेंस आया बच्चे को, वैक्सेशन टाइप में गया वो। तो जब उसकी हीलिंग हुई तो उसको एपिडर्मिस पे रिस्टोरेशन के दौरान स्कारलेट फीवर में ये रैशेज आए। फेज कह रहे हीलिंग फेज थी, वाइड स्प्रेड रेस्टोरेशन ऑफ द लोवेस्ट लेवल ऑफ एपिडर्मिस इज इक्वल टू आउटब्रेक स्कारलेटिना रैश।
वाइड स्प्रेड रेस्टोरेशन हुआ बड़े बड़े पैमाने पर लोवेस्ट लेवल ऑफ एपिडर्मिस का, डीप एपिडर्मिस का, जिसकी वजह से स्कारलेटिनर रैश उसके बाहर निकल के आए। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसीज। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो हीलिंग के साथ साथ, और रिकरेंसीज को अवॉइड करो। रेमेडी फिर इसकी स्किन रेमेडी आपकी आगे देख पढ़ने को मिल जाएंगी, पेज नंबर 285 पे है, पीछे पढ़े भी थे हम। तो ये था भाई आपका स्कारलेट फीवर। और टंग का मसला देखो, स्पीच से, आर्टिकुलेशन से और टेस्ट से, जो अमित भाई बता रहे हैं ना, वहां जुड़ा होगा। अगर कोई बहुत ही स्वादिष्ट चीज छीन ली होती खाने की, तो उसको फिर टंग भी इन्वॉल्व हो जाती है ना अमित। पवन बॉस, खाली उसको ऐसे नहीं कर सकते, टेस्ट, आई वांट टू टेस्ट द सक्सेस। अब उसके लिए अगर हम गहरे में जाएंगे, फिर हमारे को देखनी होगी टंग की कौन सी पैथोलॉजी या कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो टंग एक तरह से उसमें भी चली जाती है कि मेरे को ये मकान लेना था, या मेरे को ये चीज करनी थी, या क्या, तो टेस्ट उसका स्वाद लेना था उसको। वो उसके लिए क्या कहते हैं, बिल्कुल वो क्या कहते हैं, अपने बेसिक ब्रेन वाले सिम्टम भी आ सकते हैं उस पर। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये केवल खाने पीने से ना जुड़ के, ये कोई भी उसकी बहुत ही बेहतरीन चीज जो उसको बहुत ही पसंद है, लेकिन भी हो सकता है। हाँ, लेकिन मोटा मोटा भाव इन फर्स्ट इन फ्रेंच या इन फर्स्ट व्यू टंग फॉर टेस्ट है जब मान लो, तो इसलिए उधर ज्यादा झुकता है। अदरवाइज ये केस टू केस वैरी करेगा कि किसकी टंग किस वजह से प्रभावित हो गई। हाँ जी, दो तो बिल्कुल सीधे ही बताए ना अभी आपने भाई। टंग का मतलब है आर्टिकुलेशन, यानी कि आपका कम्युनिकेशन, बात करना। और टंग का दूसरा वर्क है टेस्ट का, खाने का, लेना टेस्ट। तो यदि आप बहुत अच्छे वक्ता हो और आपको बोलने ना दिया जाए, अपनी बात को रखने ना दिया जाए, तो भी आपकी जीभ पे असर आ जाएगा। और दूसरा आपका टेस्ट का जुड़ गया भाई। ये दो तो बहुत सीधे जुड़े हैं, बाकी आपका नजरिया ब्रॉड है, तो कोई भी चीज जुड़ सकती है जो उसकी स्वाद, उसके टेस्ट की है, और उसे ना करने दी जाए जीवन में। हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट है एसबीएस ऑफ द स्किन डर्मिस। एसबीएस ऑफ द स्किन डर्मिस को आपके ये सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। सेरिबेलम की पिक्चर दे रखी है, लाइट पिंक कलर की है ये। इसमें पहला हेडिंग है एसबीएस ऑफ द स्किन एपिडर्मिस में स्किन कैंसर, ब्रैकेट में करें मिलेनोमा, ए मिलेनोटिक मिलेनोमा, नोडुलर मैलिग्नेंट मिलेनोमा, और एटसेट्रा भी कह दिया भाई। स्किन कैंसर कई तरह के हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है स्किन डर्मिस के लिए डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि डेस्ट्रॉय द प्योरिटी और स्पॉइल द प्योरिटी, स्पॉइलिंग का फीलिंग आएगा। डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट में कह रहे हैं टू फील इंजर्ड, डायरेटेड, डिफेस्ड और अटैक्ड। वायलेशन ऑफ द इंटीग्रिटी, यहाँ पे इंजर्ड फील कर रहा है कोई, डर्टी फील कर रहा है किसी के टच से, किसी हरकत से, डिफेस्ड, फेस वैल्यू खत्म महसूस कर रहा है, या अटैक किया गया है उस पर। और वायलेशन ऑफ द इंटीग्रिटी, उसके इंटीग्रिटी का वायलेशन है। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं ए रियल लाइफ इंजरी, इसके पीछे हो सकती है ए रियल लाइफ इंजरी, ब्रैकेट में कह रहे हैं हिट हो गया, पुश हो गया, स्लैप लग गया, हो सकता है। और डिफाइलमेंट, ब्रैकेट में डर्ट, फीसिस, यूरिन एटसेट्रा हो सकता है। रियल लाइफ की इंजरी या डिफाइलमेंट। तो इंजरी में दिया हिट, पुश, स्लैप, और डिफाइलमेंट में दिया वो उसको गंद लग गई, उसको पोटी या यूरिन का टच हो गया। और या अभी और कह रहे हैं, और वर्ड्स दैट हर्ट ऑफन ड्यू टू आर्गुमेंट कर्सिंग और डॉक्टर्स डायग्नोसिस। और भाई
वो तो पहले वाला था लिटरल, अब फिगरेटिव भी हो सकता है। फिगरेटिव कोई वर्ड हर्ट कर रहे होंगे, किसी आर्गुमेंट के दौरान कर रहे हो, किसी ने आर्गुमेंट में बहुत गंदी बात कह दी हो, उसे भद्दी बात कह दी हो उसके लिए, या डॉक्टर ये मतलब या कर्सिंग उसको कर दिया किसी ने, या डॉक्टर ने डायग्नोसिस के दौरान उसको बता दिया कि अब तो ऐसे हो जाएगा आपका चेहरा, या ऐसे अब तो ये विकृत रहेगा ये पार्ट, ऐसा कुछ। एग्जाम्पल में कह रहे हैं ड्यू टू बोन कैंसर ए वोमेन हैड सर्जरी ऑन हर अपर आर्म। बोन कैंसर की वजह से किसी वोमेन की सर्जरी हुई अपर आर्म की। रेडिएशन लेवल ए ब्राउनिश बर्न स्कार। रेडिएशन लेवल ने रेडिएशन ने उसे एक ब्राउन स्कार कर दिया, ब्राउनिश बर्न स्कार बन गया। कुछ कह रहे हैं डॉक्टर देवशिका? बस वो लीव लिखा था ना, वही बोले थे लीव। अच्छा लीव, सॉरी लेवल बोल दिया मैं, लीव्स। हाँ रेडिएशन, ये हाँ सॉरी, उसने रेडिएशन ने छोड़ दिया एक ब्राउन स्कार, ब्राउनिश बर्न स्कार छोड़ दिया। इजिकल टू डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट। इससे वो वोमेन डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट द स्कार, शी पिक्स अराउंड एट it and in doing so keep the conflict active. A melanoma grows is equal to growth in the active phase. She picks around at it and in doing to keep the conflict active. वो मतलब कुल मिला के ये है कि वो उसके हमेशा उसी के बारे में सोचती करती रहती थी, उसी का ध्यान सोचती रही, उसी को उसे छूती रही, छेड़ती रही, जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव रहा और उसकी वजह से फिर वहां पर मिलेनोमा ग्रो कर गया, यानी कि ग्रोथ इन द एक्टिव फेज। अब देखो यह हीलिंग नहीं है, यहाँ ब्राउनिश बर्न स्कार था और साथ में प्लस मिलेनोमा भी आ गया, है ना दीपशिका? अगर वो हीलिंग में आता तो ये बर्न स्कार, ये ब्राउनिश पिगमेंट ये खत्म होता, लेकिन यहाँ चूंकि और ज्यादा यहाँ मिलेनोमा की ग्रोथ हो गई और ज्यादा यहाँ डार्क एक वो बन गई स्ट्रक्चर कह लो पिगमेंटेशन की वजह से, तो ये अभी एक्टिव फेज में ग्रोथ दिखाई गई है। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं ए सक्सेसफुल राइट हैंडेड बिजनेसमैन बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ ए लार्ज फुटबॉल क्लब। बहुत ही सक्सेसफुल राइट हैंडेड बिजनेसमैन किसी फुटबॉल क्लब का प्रेसिडेंट बन गया। अनफॉर्चुनेटली राइट आफ्टर ही टेक्स ऑफिस ए लूजिंग स्ट्रेक बिगिंस। द स्पोर्ट्स मीडिया ब्लेम्स द न्यू प्रेसिडेंट फॉर दिस। Unfortunately, right after the takes office, a losing streak begins. Losing streak begin का मतलब मैच हारते जा रहे थे ना। भैया एक बताओ, एक बोलो। हाँ दीपशिका या अमित कोई बोलो। बस वो ये कि एक के बाद एक ना वो मैच हारते जा रहे थे। अच्छा लूजिंग स्ट्रीक बिगिंस, लूज मैच हारना एक के बाद, मैच हारना एक के बाद ना, एक के बाद एक, और इसके लिए ब्लेम करने लगा मीडिया उस नए प्रेसिडेंट को। द न्यूज़पेपर्स हिट हिम विद ए बैरेज ऑफ क्रिटिसिज्म। BARRAGE से और देख लो ये वर्ड क्या बोलता है, BARRAGE। मतलब एक ही जगह पे बहुत ज्यादा अटैक होते हैं ना, बस बांध बोल रहे हैं, जैसे कि अटैक का एक ना क्रिटिसिज्म का एक बाढ़ आ गई, बांध आ जाना। अच्छा, और अभी श्रेय भाई कह रहे थे कि एक ही बात पे अटैक बार बार, लगातार वर्षा होती है ना, गोलियों की लगातार वर्षा। बोछार लिखे से, बोछार है ये, बाढ़ नहीं बोछार है भाई, बोछार कर दी, आरोपों की झड़ी लगा दी। हाँ जी, ये एग्जैक्टली यही है, झड़ी लगाना। न्यूज़पेपर हिट हिम विद ए बैरेज ऑफ क्रिटिसिज्म व्हिच इज हार्ड ऑन द वेस्ट लाइन।
हम्म, हार्ड ऑन द वेस्ट लाइन। वेस्ट का मतलब अब ये उसे वो बोलते ना बाहर हो गई, वेस्ट। बर्दाश्त से बाहर हो गई। हाँ नहीं नहीं, उसे उसकी कमर पे या उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब वो इसको सह नहीं पा रहा था, इसके वजन को झेल नहीं पा रहा था, ऐसा कुछ है। असल में इसके ये क्या बर्दाश्त होता से है ना, बाहर होना, बर्दाश्त से बाहर होना, ऐसा कुछ। बॉस वेस्ट लाइन जो होता है ना, जहाँ पे पैंट पहनते हैं उस जहाँ पैंट लेवल को पहनी बोलते हैं। जाती है तो वो जब कोई क्रिटिसिज्म वेस्ट लाइन से बोलते हैं नीचे चला गया, तो मतलब आप एकदम शर्मनाक स्थिति में हो जाएगी अच्छा कंडीशन। अच्छा ये अच्छा, हार्ड ऑन द कमर से वेस्ट नीचे, लाइन। कमर से ऊपर। हाँ। हाँ, तो वो हाँ, शर्मनाक स्थिति हो गई उसके लिए, ये इसका ओके मतलब। ओके ओके ओके। हार्ड ऑन द वेस्ट लाइन इज इक्वल टू डैमेज टू हिज इंटीग्रिटी। इससे उसकी इंटीग्रिटी डैमेज हो गई, उसका जो अपने वजूद था, उसकी जो अपनी एक अहमियत थी अपनी नजरों में, उसका जो स्वाभिमान था। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज बैली, ब्रैकेट में कह रहे हैं द पार्टनर साइड, at about the level of his belt appears a melanoma in the active phase। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया डॉक्टर दीपशिका, थैंक यू। क्योंकि अब ये सहते सहते जब हद हो गई, तो जाहिर सी बात है अब ये अंडर बिलो द वेस्ट लाइन बात जा रही है भाई। तो इसीलिए यहाँ मिलेनोमा एक्टिव फेज में डेवलप हो गया, जस्ट अबाउ जो बेल्ट की लेवल होता है उससे। देन व्हेन ए फुटबॉल क्लब रिटर्न्स टू विक्ट्री लेन, इट फॉल्स अपार्ट, ब्लीडिंग इज इक्वल टू हीलिंग फेज। और जैसे ही फुटबॉल क्लब ने वापस अपनी जीत हासिल करनी शुरू करी, जीतने लगा, जीतने की लाइन पर आया, तो हीलिंग फेज में आ गया बंदा, और भाई वहां फिर उस मिलेनोमा में ब्लीडिंग शुरू हो गई। कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं ये बेनाइन, इसको बताया, BENIG, बेनाइन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं ए मैन इज ऑलवेज आर्गुइंग विद हिज वाइफ, शी हैज टू फॉलोइंग हैबिट। एक व्यक्ति लगातार अपनी वाइफ से आर्गू करता था, और उसकी कुछ हैबिट की वजह से, विद द वर्ड, और शब्द क्या बोलता था, यू माई लिटिल फ्रेंड, शी प्रेसेस हर फिंगर नेल अगेंस्ट हिज चेस्ट, बस शी हैज उसकी द वाइफ फॉलोइंग। अच्छा, उसकी वाइफ को आदत थी ये उसकी वाइफ को आदत थी ये कहने आर्गू की कि करने। तुम मेरे छोटे हाँ दोस्त हो। हाँ, और और वो ऐसे करके वो फिंगर नेल अगेंस्ट हिज चेस्ट जो प्रेस करती थी हाँ जी, आर्गू करते वक्त। हाँ नहीं, वो तो ये तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, वो तो छेड़खानी करती थी। आगे आ जाएगा। हाँ, ये मैन इज ऑलवेज आर्गुइंग विद हिज वाइफ। मेल तो आर्गू करता था, तो वो उसकी वाइफ को एक आदत थी कि वो ये बोलती थी यू माई लिटिल फ्रेंड ऐसे कह के, और वो कह रहे हैं सी प्रेसेस हर फिंगर नेल अगेंस्ट हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट में अपने फिंगर नेल को प्रेस करती थी। फॉर द हस्बैंड दिस इज एनीथिंग अबाउट एनीथिंग बट अम्यूजिंग, इज इक्वल टू डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद डर्मल सेल ग्रोथ ऑन हिज स्पॉट। हस्बैंड के लिए दिस इज एनीथिंग, ये कुछ बट अम्यूजिंग, मतलब ये आनंद, ये तो उसके लिए आनंद आनंद वाला था है, अम्यूज। अम्यूजिंग छोड़ के और कुछ भी था। अच्छा अच्छा, उसके लिए अम्यूजिंग नहीं था ये, कम से कम। जैसे अच्छा, चिढ़ाने वाली बात होती है ना, कि लड़ाई में बीवी ने एक चीज पकड़ ली थी कि इससे वो चिढ़ता हाँ है, तो उसको हाँ, चिढ़ाती थी कि यू माय लिटिल फ्रेंड, और फिर उसको ऐसे टच करती थी, तो वो उससे चिढ़ जाता था कुछ बिल्कुल। और ही था, अम्यूजिंग की जगह ये कुछ और ही था उस हस्बैंड के लिए, ये वाली हाँ हरकत। हाँ जी। तो जिसकी वजह से वो डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, डर्मल सेल ग्रोथ होने लगी उस स्पॉट पर। वेरी गुड। अच्छा, वाइफ समझती रही कि मैं इसको थोड़ा वो कर रही हूँ, मतलब लाइटली ले रही हूँ, लेकिन वो हर्ट होता था हर बार, और हर्ट होता था हर बार उस स्पॉट पे, तो भाई डर्मल सेल ग्रोथ हो गई उस बंदे।
हाँ जी, हाँ। टिश्यू में कह रहे हैं डर्मिस ये इन्वॉल्व होएगी, सेरिबेलम इसको कंट्रोल करता है और मेजोडर्मल लेयर से ये बनती है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में क्या कह रहे हैं, ये है बेटा? जो वाला एग्जाम्पल है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या लोकल कॉन्फ्लिक्ट से भी इसके जैसा भी हो गया, क्योंकि जहां छुआ उसने वहीं पे उसको वो हाँ, बिल्कुल लोकल विद कॉन्फ्लिक्ट, लोकल विद कॉन्फ्लिक्ट और लोकल विद एक्सीडेंट या इंजरी भी हो सकता है। लोकल विदाउट कॉन्फ्लिक्ट और लोकल विद कॉन्फ्लिक्ट। तो ये लोकल विद कॉन्फ्लिक्ट का भाव है यहाँ। अदरवाइज अगर किसी के स्लैप लग जाए, थप्पड़ लग जाए या, हाँ मेरे दीपशिका, लोकल वाला मतलब ये है कि उसमें लोकल कॉन्फ्लिक्ट को मैं शायद यहाँ तक समझ रहे हैं कि लोकल का मतलब ये हुआ कि उसके पीछे साइकी का बहुत कुछ इन्वॉल्व नहीं है। अचानक से कोई चोट लग गई, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने अचानक से मार दिया, या एक या दो बार करा तो हम वहां लोकल कर लेंगे। अब ये उसकी वाइफ की टेंडेंसी थी और इसको बार बार वो चीज हर्ट कर रही थी, तो यहाँ लोकल से ज्यादा डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट उसकी तो पूरी ये बात समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन बेसिकली और मेरे कहने का वहीं पे मतलब है, ग्रोथ हुई है, मैं समझ रहा हूँ दीपशिखा। हाँ ये बात चूंकि जिस जगह वो टच करती थी वहीं ग्रोथ हुई है, तो इसलिए आप लोकल का भाव यहाँ ले रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ डिफाइलमेंट नहीं है, डिफाइलमेंट तो यहाँ ज्यादा है ही। लेकिन बात ऐसे समझो कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट में मान लो कहीं चोट लग गई किसी पार्ट पे, हाँ तो वहीं ग्रोथ होना, वहीं लीजन आना, तो वो तो हो गया डायरेक्ट विदाउट एनी परसेप्शन, यानी कि स्ट्रॉन्ग परसेप्शन नहीं है वहां। और इस केस में परसेप्शन स्ट्रॉन्ग है लेकिन साइट लोकल ही है। हाँ यही चीज पूछ रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज conflict आया। अगर वो उसकी तरफ को ना भी टच करती और वो उंगली करती, वहां तक टच भी ना करती किसी शरीर के हिस्से को, वो तब भी डिफाइलमेंट में जा सकता था यार। ये तो इसने तो मेरे इज्जत का पलीता कर दिया 4 आदमियों के सामने, ये तो मेरी वाइफ थी मेरे, और समझ रहे? कहीं भी हो सकता था ना, मतलब फिर वो जैसे कहीं भी हो कॉन्फ्लिक्ट सकता आया था, तो बॉडी में कहीं भी हो सकता आंखों में था। हो सकता था क्योंकि आंख उसे देख रही है, कहीं और भी हो सकता था जो उसका सेंसिटाइज पार्ट है, टिश्यू है, वहां पे जाएगा फिर वो। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं लोकल सेल डिवीजन इन द डर्मिस होता है, ग्रोथ ऑफ ए मेलानोमा यहाँ हुआ। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसके पीछे, क्यों करती है बॉडी ऐसा? स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डर्मिस टू बी प्रोटेक्टेड बेटर फ्रॉम डिफाइलमेंट। डर्मिस को स्ट्रेंथन करना डिफाइलमेंट के से प्रोटेक्ट करने के लिए। हीलिंग फेज में कह रहे हैं ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन वाया फंगाई या फंगल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। इफ द मेलानोमा ब्रेक ओपन दिस इज कॉल्ड एन ओपन स्किन ट्यूबरकुलोसिस। यदि मेलानोमा ब्रोकन ओपन हो जाता है तो इसको स्किन की टीबी बोल देते हैं। अदरवाइज फंगाई से, फंगल बैक्टीरिया से उस टिश्यू का सीजिएशन होगा। Nowadays, this occur very rarely because the melanoma is immediately cut out, unnecessarily cutting deep into healthy tissue। और आजकल भैया ये इसलिए मुश्किल मिलती है स्किन की टीबी क्योंकि मेलानोमा को तत्काल प्रभाव से कटवा दिया जाता है अननेसेसरीली, और डीप इनटू हेल्दी टिश्यूज को पेनिट्रेट एक तरह से कर दिया जाता है, या कहिए कि डीप इनटू हेल्दी टिश्यू के साथ उसको बाहर निकलवा कर फेंक देते हैं, इसलिए स्किन की टीबी जनरली मिलती नहीं है। एकदम से आजकल सबसे ज्यादा लेजर करवा लेते हैं ना, तुरंत ही कहीं हो रहा भैया लेजर करवा दो, इसके लेजर कर दो। एक बार पता नहीं कैंट साहब ने कहा था या हैनीमैन साहब ने कि अगर स्किन की बीमारियों को इसी तरह से छेड़ते रहे तो आने वाली जनरेशन बहुत ही कुरूप पैदा होंगी अंदर से। हाँ जी। तो ये अदरवाइज बाहर की कुरूपता अंदर की ब्यूटी के साथ रहती थी। कोई लेप्रस पेशेंट भी, कोढ़ी आदमी भी ईमान का पक्का, मोरल का सच्चा हुआ करता था। और आज बहुत खूबसूरत स्किन वाला सबसे ज्यादा धूर्त और सबसे ज्यादा धोखेबाज चीटर होता है। तो बाहर की खूबसूरती से अंदर कचरा बन गया, जबकि पहले बाहर के कचरे की वजह से अंदर खूबसूरत रहती थी बॉडी। डॉक्टर श्रेय जी सर।
आगे कह रहे हैं, रिमार्क में कह रहे हैं कंसिडर हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं राइट और लेफ्ट को कंसिडर करो और साइड को कंसिडर करो, ब्रैकेट में कह रहे हैं मदर चाइल्ड या पार्टनर की तो नहीं है, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट का ध्यान रखो। यहाँ थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं आई एम स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्रोटेक्टेड, मैं मजबूत हूं और मैं सुरक्षित हूं। ए वॉल ऑफ क्रिस्टल सराउंड मी, ओनली लेट गुड थिंग्स कम क्लोज टू मी, मेरे चारों तरफ एक क्रिस्टल की दीवार है, एक तरह से मैं मजबूत हूं, और केवल जो मेरे मतलब की चीजें, अच्छी चीजें, उन्हीं को मैं पास, मेरे नजदीक वही आती हैं, बाकी को मैं बाहर से बाहर उड़ा देता हूँ। अमित शर्मा बोलते हैं ना, क्या वो थोता थोता उड़ा दो, कबीरदास जी का दोहा कौन सा है? सार सार को गहराए थोथा दे उड़ाई। पूरा बोलो दोहा। साधु साधु ऐसा चाहिए जैसा सीप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। हाँ, लेकिन हाँ, जो पर मतलब की इसमें ना चीज है उसे ले लो। हाँ भैया, हाँ, बेसिकली ये है कि फालतू की छोटी मोटी चीजें मेरे को अफेक्ट करें, ऐसा नहीं है। मैं अब अंदर से और बाहर से बहुत मजबूत हूँ। मजबूत हो इस गया चीज हूँ मैं। को हाँ, इस चीज को बस, चाहे साइकोटिक में कह लो, चाहे मजाक में कह लो, चाहे ऐसे कह लो, आपने मेरे मुंह से भी कई बार सुना होगा, मैं कह हाँ। देता हूँ कि ये, मैंने कहा इतनी छोटी चीज अफेक्ट करने लगी, मैं तो पता नहीं कब का क्या होता। हाँ, इतनी सी बातों में हाँ, हो जाता आप है। बोलते हो आप अक्सर इस बात को, और ये होना चाहिए हमारे अंदर कि हम जो है मतलब की चीज रखें और हल्की चीजों को हम उड़ा दें, छोटी छोटी चीजों से तो अफेक्ट मत हो। हाँ इसका हम इम्यून रहेंगे। लेकिन भाई ये पैदाइशी भी होता है, कुछ कहने से होने लगे तो कोई बीमारी ना हो। वही है। हाँ, ये अच्छा, अपने अंदर की है सेंसिटिविटी। आगे इसमें कह रहे हैं ओनली लेट गुड थिंग्स कम क्लोज टू मी, बैट फ्लावर में क्रैब एप्पल बताया गया थेरेपी में, और सर्जरी इफ द मेलेनोमा इज फेल्ट टू बी मैकेनिकली और ऑप्टिकली डिस्टर्बिंग, अगर ये मेलेनोमा मैकेनिकली या ऑप्टिकली डिस्टर्ब कराओ तभी सर्जरी की एडवाइस करिए। लिमिटेड टिश्यू ही रिमूव करना चाहिए। बाकी ये मिसप्रिंट हो रहा है, पढ़ दो अगर किसी की लाइन क्लियर है तो। उसके आगे दे रखा है कि ब्लैक स्लेव मैग्निफिकेंट मीन्स फॉर द इमीडिएट रिमूवल ऑफ द मेलेनोमा विद एक्टिव सेल डिवीजन इंस्टेड ऑफ सर्जरी। अगर कोई क्या कहते हैं, ये कहा गया है कि मैलिग्नी बहुत बड़ा है या बहुत मैलिग्नेंट है, तो उसको कह रहे हैं कि इमीडिएट रिमूवल ऑफ द मेलेनोमा विद सेल डिवीजन। हाँ, और ये ब्रैकेट में क्या दे रखा है? मैलिग्नेंट है तो ओके। आगे क्या है ये? ओनली सुटेबल फॉर द पीपल नॉट टू सेंसिटिव टू पेन एंड विद गुड नर्व्स। यानी कि वहीं लोकल से लोकल उन्होंने कहा कि इसे लोकली आप वहां से हटा दो बस। हाँ, और लिमिटेड टिश्यू को हटाओ भाई अगर जरूरत पड़े तो, और नहीं तो ऐसा छेड़ो मत ना। हाँ जी, चलो यहीं रुकेंगे भाई दोस्त। सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, राम राम दोस्त। सबको धन्यवाद जी। राम राम भाई, राम राम जी, राम राम जी, राम राम।